हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम जीव विज्ञान की क्लास में आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जीव विज्ञान के कई सारे क्लास समाप्त कर चुका हूँ। ये हस्तलिखित नोट्स है जहाँ से आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को देख करके। वीडियो को देख करके आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हस्तलिखित नोट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और ख़ासकर 1 से 5 तक के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप शेष वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष वीडियो देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे टॉपिक्स आज यही है तंत्रिका तंत्र। चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र आखिर क्या होता है? मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने, चीज़ों को याद रखने के साथ साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण तथा समन्वय बनाकर रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव शरीर का तंत्र होता है जो सोचने, समझने, चीज़ों को याद रखने और उनके साथ साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण समन्वय बनाकर रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार अगर देखा जाए, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। आइए जानते हैं, हम एक एक के बारे में समझते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये तंत्र का वह भाग होता है जो संपूर्ण शरीर के साथ साथ स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण बनाकर रखता है। ये केंद्रीय तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर के साथ साथ स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण बनाकर रखता है, ये केंद्रीय तंत्र कहलाता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क इसे शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कहा जाता है। मस्तिष्क जो होते हैं इसे शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कहा जाता है। यह ऐच्छिक गमन, ये क्या है? ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, तापमान, अनैच्छिक क्रियाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, मानव व्यवहार इत्यादि कारकों के लिए उत्तरदायी होता है। ये देखने, सुनने, बोलने, चीज़ों को याद रखने, विभिन्न भावनाओं इत्यादि का निर्माण करता है। मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियन के अंदर ये स्थित होता है और क्रेनियन 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। क्रेनियन 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मस्तिष्क क्या है। ये शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग होता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, तापमान, अनैच्छिक क्रियाएं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, मानव व्यवहार इत्यादि कारकों के लिए यह उत्तरदायी होता है। कौन? मस्तिष्क। ये देखने, सुनने, बोलने, चीज़ों को याद रखने, विभिन्न भावनाओं को इत्यादि का निर्माण करता है। मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियन के अंदर स्थित होता है। तो मस्तिष्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियन के अंदर। क्रेनियन 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम समझ सकते हैं स्टफ्स ऑफ से समझ सकते हैं कि हड्डियाँ, क्रेनियन 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये हड्डियाँ जो हैं स्टफ्स ऑफ, ये एक ट्रिक है, हम याद कर सकते हैं। जैसे यस से होगा स्फेनाइड में 1 हड्डियाँ, दूसरा है टेम्पोरल है ना, टेम्पोरल में 2 हड्डी, और एथेमाइड है इसमें 1 हड्डी, और पैराइटल जो होता है इसमें 2 हड्डी, और फिर ऑक्सीपिटल में 1 हड्डी और फ्रंटल में 1 हड्डी, टोटल मिलाकर के 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कौन? क्रेनियन। मस्तिष्क कोश क्रेनियन में एक तरल पदार्थ
भरा होता है। मस्तिष्क कोश क्रेनियन में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है, अर्थात मस्तिष्क कोश में एक तरल पदार्थ होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। मस्तिष्क के चारों ओर मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। कौन सा आवरण? मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। मेनिनजेज 3 स्तरों का बना होता है और इसके सबसे बाहरी स्तर को ड्यूरोमेटर और मध्य स्तर को अरेक्नाइड तथा आंतरिक स्तर को पायामेटर कहा जाता है। अर्थात मस्तिष्क के चारों ओर एक मेनिनजेज नामक आवरण पाया जाता है और मेनिनजेज जो आवरण होता है ये 3 स्तरों का बना होता है। इसके सबसे बाहरी स्तर को हम ड्यूरोमेटर और मध्य स्तर को अरेक्नाइड तथा आंतरिक स्तर को पायामेटर कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार देखा जाए तो ये 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। कितना? 1350 से लेकर 1400 ग्राम का ये मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मस्तिष्क का औसत आयतन ये 1650 ml होता है। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग? 3। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? इसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक है प्रामस्तिष्क और दूसरा है डाइनएनसेफेलॉन। तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक प्रामस्तिष्क और एक है डाइनएनसेफेलॉन होता है। प्रामस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। अर्थात प्रामस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ये 2 भागों में बटा होता है जिसे प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। क्या है? प्रामस्तिष्क के 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भाग में बटा होता है जिसे प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। इसे बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। किसे? प्रामस्तिष्क गोलार्ध को बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र अग्र मस्तिष्क जो है इसके 2 भाग होते हैं, एक प्रामस्तिष्क, दूसरा है डाइनएनसेफेलॉन। ये इसके 2 भाग होते हैं। अर्थात अग्र मस्तिष्क भी 2 प्रकार का होता है, प्रामस्तिष्क और डाइनएनसेफेलॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है और मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। कौन? प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का 2/3 भाग 2 भागों में बटा होता है जिसे हम प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है प्रामस्तिष्क को। प्रामस्तिष्क गोलार्ध क्या है? ये 4 भागों में बटा होता है। अब प्रामस्तिष्क गोलार्ध जो है ये 4 भाग में बटा होता है जो आप चित्र में देख सकते हैं। पहला भाग है, दूसरा भाग यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर दूसरा भाग है और अगर तीसरा भाग देखा जाए तो यहाँ पर ये तीसरा भाग है। चौथा भाग अगर देखेंगे तो यहाँ पे चौथा भाग हुआ। ये 4 भागों से मिलकर के ये बना होता है। तो इन 4 भागों का नाम है फ्रंटल पाली और पैराइटल पाली और टेम्पोरल और ये ऑक्सीपिटल पाली। ये 4 भाग होते हैं किसके? प्रामस्तिष्क गोलार्ध के 4 भाग हैं। तो आप देख सकते हैं पहला जो है फ्रंटल पाली, ये फ्रंटल पाली का भाग है। दूसरे की बात अगर करें हम तो पैराइटल पाली सबसे ऊपर होता है और उसके बाद में ऑक्सीपिटल पाली जो है यहाँ पर, फिर इसके बाद टेम्पोरल पाली भी होता है। अर्थात प्रामस्तिष्क गोलार्ध 4 भागों में बटा होता है। आइए इन चारों के बारे में जानते हैं। फ्रंटल पाली क्या है? इसके द्वारा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण बना करके रखा जाता है। फ्रंटल पाली में जो होती हैं हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां अपना नियंत्रण बना करके रखती हैं।
पैराइटल पाली क्या है? इसके द्वारा हमारी त्वचा से संवेदना प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा हमारी त्वचा से संवेदना प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि स्पर्श, दबाव, दर्द इत्यादि। इसके द्वारा हमारी त्वचा से संवेदना प्राप्त की जाती है, जैसे कि स्पर्श, दबाव, दर्द। कहाँ से? पैराइटल पाली से। और फिर टेम्पोरल पाली जो होता है, इसके द्वारा श्रवण संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। इसके द्वारा श्रवण संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीपिट्स पाली क्या है? इसके द्वारा दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीपिट्स पाली जो हैं, इसके द्वारा दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो समझ सकते हैं कि इन पाली का क्या यूज है। तो फ्रंटल पाली में क्या होता है? तो फ्रंटल पाली जो होती हैं, ये ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण बना करके रखती हैं। और पैराइटल पाली जो होती है, ये हमारी त्वचा से संवेदना प्राप्त की जाती है, जैसे कि स्पर्श हुआ, दबाव, दर्द, ये सारी चीज़ें पैराइटल पाली के द्वारा होता है। टेम्पोरल पाली जो होती है, ये श्रवण संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करती है। श्रवण संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करती है। वही ऑक्सीपिट्स पाली जो होता है, इसके द्वारा दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। अब हम मस्तिष्क के क्या है, अग्र मस्तिष्क के हम दूसरे पार्ट को जानेंगे। दूसरा पार्ट जो है, इसे या दूसरा प्रकार है डाईएनसेफेलॉन जो होता है। ये डाईएनसेफेलॉन ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा प्रकार है। और डाईएनसेफेलॉन ये 3 भागों में बटा होता है। ये पहला भाग है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है एपीथैलेमस होता है। अर्थात डाईएनसेफेलॉन ये 3 प्रकार का होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपीथैलेमस। तो थैलेमस क्या है? ये है थैलेमस जो होता है, ये दर्द, गर्म या ठंडे का पहचानने का कार्य करता है। कौन? थैलेमस। तथा इससे संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे शरीर के बाह्य भाग में है। हाइपोथैलेमस ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास, शरीर का संतुलन, नींद, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के स्रावण जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और एपीथैलेमस जो है, ये लिम्बिक प्रणाली को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। तो लिम्बिक प्रणाली मस्तिष्क का वह तंत्र जो भावनाओं, अभिप्रेरणा और व्यवहारों को नियंत्रित करता है, वो लिम्बिक प्रणाली कहलाता है। तो इसका क्या हुआ कि थैलेमस का प्रमुख यूज क्या है, मतलब ये कहाँ पर कैसे कार्य करता है? ये दर्द, गर्म तथा ठंडे को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। मतलब कि ये दर्द हुआ, गर्म, ठंडा का पहचान कौन करेगा? ये थैलेमस के द्वारा किया जाता है। और इससे संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित भी करती हैं। और हाइपोथैलेमस जो है, ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास, शरीर का संतुलन, नींद, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के स्रावण जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एपीथैलेमस जो है, ये लिम्बिक प्रणाली को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। ये लिम्बिक प्रणाली को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। नोट: लिम्बिक प्रणाली ऐसा क्या चीज़ होती है? मस्तिष्क का वह तंत्र होता है जो भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, लिम्बिक कहलाता है। मध्य मस्तिष्क दूसरा प्रकार है। मस्तिष्क के दूसरे प्रकार में मध्य मस्तिष्क जानेंगे। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है कार्पोरा या क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, ये दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। वही सेरिब्रम पेंडिकल ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रम का जो काम होता है, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ते हैं। फिर मस्तिष्क के लास्ट पार्ट या लास्ट भाग जो होता है, वो पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है। पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग, एक अनुमस्तिष्क, दूसरा है मस्तिष्क स्टेनम।
तो पश्च मस्तिष्क वो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है जो अनुमस्तिष्क तथा मस्तिष्क सिस्टम से मिलकर के बना होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है जो अनुमस्तिष्क तथा मस्तिष्क सिस्टम से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क क्या है कि मस्तिष्क का वो सबसे पिछला हिस्सा होता है जो अनुमस्तिष्क तथा मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क क्या है? ये मुख्यतः शरीर का संतुलन बना करके रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संतुलन को नियंत्रित करता है। यह आंतरिक कान से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। मस्तिष्क स्टेनम, इसके अंतर्गत पांस वेरुलाई और मेंडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। पांस वेरुलाई क्या है? यह मेंडुला के अग्रभाग में स्थित होता है तथा श्वसन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। श्वसन से संबंधित क्रियाओं को पांस वेरुलाई नियंत्रित करता है। ये मेंडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा, यह एक बेलनाकार संरचना होती है जो पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है। मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या है? यह एक बेलनाकार संरचना होती जो पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है। मेडुला जो है ये मेडुला आवेगों का संचालन मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच करता है। मेडुला जो है ये आवेगों का संचालन मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच करता है। ये हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वास गति इत्यादि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वास गति इत्यादि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न परिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का श्रवण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा का पश्च भाग मेरुरज्जु कहलाता है। मेरुरज्जु क्या है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा का पीछे का भाग जो होता है ये मेरुरज्जु कहलाता है। मेरुरज्जु गर्दन के नीचे सजगता के लिए जिम्मेवार होता है। सजगता के लिए जिम्मेदार मेरुरज्जु होता है। ये तंत्रिका का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये तंत्रिका जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा विद्युतीय आवेशों के रूप में मस्तिष्क को संप्रेषित करता है। ये मस्तिष्क के द्वारा लिए गए निर्णयों को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ये परिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। ये सारे कार्य कौन से करते हैं? तो ये कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये इसके विभिन्न कार्य हैं। कौन क्या कार्य? ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा है ये परिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है और ये मस्तिष्क के द्वारा लिए गए निर्णयों को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। और ये तंत्रिका का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और तथा विद्युतीय आवेशों के रूप में मस्तिष्क को संप्रेषित करता रहता है। मेरुरज्जु गर्दन के नीचे सजगता के लिए जिम्मेवार होता है। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा का पश्च भाग होता है। तो ये हम मेरुरज्जु के बारे में जान रहे थे। परिधीय तंत्रिका क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे तंत्रिकाएं आती हैं जो आवेशों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ले जाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे तंत्रिकाएं आती हैं जो आवेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ले जाती हैं। दैहिक तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी रीढ़ की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, नर्वस सेल या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिकाएं तंत्रिका केंद्रों को शरीर के विशिष्ट अंगों से जोड़ती हैं। तंत्रिकाएं जो होती हैं तंत्रिका केंद्रों को शरीर के विशिष्ट अंगों से जोड़ती हैं। विद्युतरोधी तंत्रिकाएं चारों ओर से माइलिन आच्छादित द्वारा घिरी हुई होती हैं।
तंत्रिका कोशिका के कुछ स्थानों पर विद्युत रोधन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका के कुछ स्थानों पर विद्युत रोधन नहीं होता है, जिसे रेनबियर की नोड कहा जाता है। रेनबियर की नोड कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका के कुछ स्थानों पर विद्युत रोधन नहीं होता है, जिसे रेनबियर की नोड कहा जाता है। कोषापिंड या कोशिकाएं क्या है? इसे साइटॉन अथवा सोमा भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। डेंड्राइट्स क्या हैं? साइटोन से निकले पतले तंतुओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। कहा जाता है। एक्सॉन क्या है? साइटोन से प्रारंभ होकर के एक लंबा तथा पतला तंत्रिका तंतु निकलता है, एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन क्या है? साइटोन से प्रारंभ होकर के एक लंबा तथा पतला तंत्रिका तंतु निकलता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, एक्सॉन कहलाता है। दो न्यूरॉनों के बीच का अंतराल सिनेप्स कहलाता है तथा इनकी संख्या लगभग 10 के पावर 11 होता है, अर्थात 100 वर्ग होती है। न्यूरॉनों के बीच का अंतराल सिनेप्स कहलाता है और इनकी संख्या लगभग 100 वर्ग होती है। एक्सॉन क्या है? साइटोन से प्रारंभ होकर के एक लंबा तथा पतला तंत्रिका तंतु निकलता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, ये एक्सॉन कहलाता है। आप इसमें समझ सकते हैं निसिल्स ये एक्सॉन है, एक तंत्र से दूसरे तंत्रिका के बीच जुड़े हुए हैं। माइलिन सीट है और ये कोशिका या साइटोन या सोमा कहलाता है और ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। नोट्स ऑफ रणबीर आप देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका यहाँ पे 3 प्रकार का, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और चालक तंत्रिका कोशिकाएं, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क तथा सूचनाओं को चालन करती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक सूचनाओं का चालन करती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। मस्तिष्क से सूचनाओं का शरीर के विभिन्न भागों तक प्रेषण संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा चालक तंत्रिका कोशिका के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका और चालक तंत्रिका कोशिका के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक्स होगा पारिस्थितिकी क्या है ना, जो कि एग्जाम में ये भी महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी। और यहाँ से ऊपर कुछ ही बचे हुए हैं जो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो पारिस्थितिकी भी समझते हैं कि क्या है। जीव तथा उसके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब जीव तथा उसके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द हैकल ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो पारिस्थितिकी शब्द को ये हैकल के द्वारा दिया गया शब्द था। पारिस्थितिकी 2 प्रकार का होता है, एक स्व पारिस्थितिकी और एक होता है सम पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी किसी एक जीव अथवा किसी एक जात के जीवों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। वही सम पारिस्थितिकी किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले समस्त समुदाय, पादप, जंतु तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन सम पारिस्थितिकी कहलाता है। तो स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या है कि किसी एक जीव अथवा किसी एक जात के जीवों पर वातावरण के प्रभाव, लेकिन यहाँ पर किसी एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त समुदाय अथवा पादप हों और जंतु तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन सम पारिस्थितिकी कहलाता है। सम पारिस्थितिकी ये समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारितंत्र पारिस्थितिकी कहलाते हैं। किसी स्थान पर उपस्थित जैवीय या अजैवीय घटकों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। किसी स्थान पर उपस्थित जैवीय या अजैवीय घटकों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन ये सम पारिस्थितिकी कहलाता है।
समुदाय किसी स्थान विशेष पर उपस्थित जंतुओं अथवा पादपों के समुदायों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। समुदाय मतलब किसी स्थान विशेष पर उपस्थित जंतुओं अथवा पादपों के समुदायों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, ये समुदाय कहलाता है। समष्टि पारिस्थितिकी क्या होते हैं? जंतु की किसी एक जाति अथवा पादप की किसी एक जाति तथा उसके वातावरण के समय संबंध तथा प्रभावों का अध्ययन समष्टि पारितंत्र के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि जंतु की किसी एक ही जात अथवा पादप की किसी एक ही जात, उसके वातावरण के समय संबंध तथा प्रभावों का अध्ययन समष्टि पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र क्या है? अर्थात इकोसिस्टम किसी वातावरण में उपस्थित सभी जैवीय तथा अजैविक कारकों तथा इनके बीच के संबंधों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। किसी वातावरण में उपस्थित सभी जैवीय अजैविक कारकों इनके बीच संबंधों का अध्ययन ये पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द टांसले के द्वारा दिया गया था सन 1935 में। टांसले के द्वारा 1935 में पारितंत्र शब्द दिया गया था। पारितंत्र के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत जंगल, रेगिस्तान, घास का मैदान, तालाब, झील आते हैं। वही कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत मछली घर, बगीचा, फसल और खेत आते हैं। फसल खेत। पारितंत्र के घटक इसके भी दो घटक होते हैं। पहला है अजैविक अथवा निर्जीव, दूसरा है जैविक घटक जिसे सजीव भी कहते हैं। अजीव घटक अथवा कारक तो जैसे कि तापमान। सभी जैवीय क्रियाएं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होती हैं। पृथ्वी का तापमान का स्रोत सूर्य है। तापमान का प्रभाव शारीरिक बनावट, प्रजनन, भौगोलिक वितरण जैसी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का 4% भाग पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव पोषण से लेकर के प्रजनन, बीजों के अंकुरण तक होता है। वायु का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से लेकर के परागण की प्रक्रिया तक होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाती है। मृदीय कारक। मृदा पौधे की वृद्धि तथा विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फिर है स्थलाकृति कारक भी प्रमुख कारक है। फिर है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। पदार्थों की ऊंचाई, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश भी ये इसके अजीवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता जहाँ पर वहाँ जीव को देखने को मिलते हैं। फिर है जैवीय घटक। जैवीय घटक सभी सजीव इसी के अंतर्गत आते हैं। जो उत्पादक। हरे पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। मतलब कि जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। पादपों के द्वारा बना कार्बनिक पदार्थ जैवभार कहलाता है। पेड़ पौधों के द्वारा जो बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जैवभार कहलाते हैं। जैवभार बनाने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। पादप प्लस नीरे हरे शैवाल ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता। सभी जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा भोजन को पौधों से प्राप्त करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा अथवा भोजन को पौधों से प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार का, एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी होता है। शाकाहारी वो होते हैं जो जैसे इसके अंतर्गत खरगोश, गिलहरी, मवेशी, गाय, बकरी इत्यादि आता है। मांसाहारी जो मांस खाते हों, बाघ, लोमड़ी, सांप, शेर etc। तो इन सब प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के बारे में एक अच्छे से डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, नमस्कार।